इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा है, सेंटर ऑफ मास है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वेज भी मूव कर रहा है, मास भी मूव कर रहा है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन हो रहा है, तो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं। ये सिंपल केस जो है वो तो आप कर ही होंगे, जो बहुत इजी है, जिसमें ये आपका जो कैपिटल एम है, मीन्स ये जो वेज है अगर फिक्स्ड है, वेज अगर फिक्स नहीं है, ये भी फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है, मीन्स वेज का भी जब मूवमेंट होता है तब किस तरह का मोशन होगा। सपोज़ इस प्रॉब्लम में हमसे पूछें कि इस वेज का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, इस मास का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा वेज के ऊपर, इस मास का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा फिक्स्ड फ्रेम में, ये सब चीज़ें पूछें तो ये कुछ रिलेटेड चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। पहले तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जहाँ पे मास के ऊपर मास रखा है और दोनों का मोशन है और उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बेटर मेथड जो है उसको करने का, जैसे हम करते हैं ये प्लैंक वाला क्वेश्चन करते हैं और एक आदमी उस पे इधर पे खड़ा हुआ है और वो आदमी चलता है, सपोज़ या तो वेलोसिटी दे देंगे या डिस्टेंस दे देंगे। सपोज़ कुछ डिस्टेंस चलता है से x1 प्लैंक के ऊपर और प्लैंक पानी पे है या फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, तो प्लैंक का मोशन निकालना होता है, प्लैंक कितनी दूर मूव किया। तो उस क्वेश्चन में नेचुरली हम सेंटर ऑफ मास देखते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो हम इसको करना शुरू करते हैं इस तरह से कि आदमी उधर गया तो प्लैंक नेचुरली इधर को आएगा, आदमी कुछ उधर गया इस तरह से करते हैं। कई बार उसमें गलती हो जाता है, तो इसको करने का जो बेटर तरीका है, कई तरीके से कर सकते हैं। बेटर तरीका है कि आप एक रेफरेंस मान लीजिए और प्लैंक का एक एज उस रेफरेंस पे रख दीजिए और आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है। नेक्स्ट सिचुएशन में आप प्लैंक को भी उसी डायरेक्शन में मूव कीजिए और आदमी को भी उसी डायरेक्शन में मूव कीजिए प्लैंक के ऊपर, अगर ये x1 है और ये x2 है। फिर आप सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन रखिए और सेंटर ऑफ मास क्योंकि शिफ्ट नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालेंगे, ये L/2 है, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, तो x सेंटर ऑफ मास इज़ m L/2 प्लस 0 m प्लस m। अब इसमें जब आप निकालेंगे तो x1 x2 दोनों को पॉजिटिव मानिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। आप एक को इधर शिफ्ट करेंगे, एक को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपको माइनस करना होगा, उसमें गलती हो सकता है। इसको दोनों को एक ही डायरेक्शन में मानिए, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव साइन में आंसर आ जाएगा। बस आपको सेंटर ऑफ मास इक्वेट करना है, प्रोवाइडेड कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, यहाँ आइडिया ये था सेम डायरेक्शन में आप मूव करके सॉल्व करके देखिए, ईजी रहेगा। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। इस प्रॉब्लम में स्पेशली स्प्रिंग मास सिस्टम की जो प्रॉब्लम है उसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, हमेशा एक इनिशियल एक्सटेंशन होता है जो कि फोर्सेस, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्सेस उसको बैलेंस करेंगे। तो मैं इक्वेशन लिख रहा, आपको पता है ये एंगल अगर थीटा है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब स्प्रिंग का एक्सटेंशन Δ0 था, सो ये फ्री लेंथ नहीं है, L प्लस Δ0 है। और जब भी हम नेक्स्ट मोशन उसका लिखेंगे, जब उसमें Δ0 पे जब x और ऐड होगा, सपोज़ अभी ये डिस्प्लेस हमने कर दिया था, हमने सपोज़ इसको शुरू में डिस्प्लेस किया किसी डिस्टेंस a से और छोड़ा, तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ स्टार्ट होगा, इसका भी मोशन स्टार्ट होगा। अब सपोज़ हम इसको हमेशा इस रेफरेंस से स्टार्ट कीजिए, इस रेफरेंस से, भले ही हमने खींच के इसको छोड़ा और वापस आ रहा है और फिर जा रहा है। आप अब अज्यूम कीजिए, इस चीज़ को भूल जाइए, वो इनिशियल कंडीशंस में हम लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में रेफरेंस से आप हमेशा x लीजिए, रेफरेंस से आगे बढ़ते हुए x लीजिए। तो जब ये x का इक्वेशन आप लिखेंगे, अभी मैं आऊँगा उस पर, और कई सारी चीज़ें इसमें बतानी है। जब ये x का इक्वेशन लिखेंगे, आप स्प्रिंग के फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, तो आप दो चीज़ को हमेशा ओमिट करते रहिए, ये वाला मत लिखिए और ये वाला भी मत लिखिए, क्योंकि हमेशा कैंसिल होंगे, अननेसेसरली आपका काम बढ़ाएंगे। आप लिख के देख लीजिए, कैंसिल होंगे, तो इसको भी आप हटाते जाइए और इसको भी मत कंसिडर करिए। बाकी फोर्सेस आपको कंसिडर करने हैं, इसके अलावा जो भी फोर्सेस हैं, क्योंकि ये हमेशा कैंसिल होंगे। अब इस मोशन पे आते हैं, इसका एक रेफरेंस मान लेते हैं।
क्योंकि हमें इसका शिफ्टिंग नहीं पता लगाना तो मैं एज पे नहीं रख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी इसको आप रख लीजिए। और ये डिस्टेंस सपोज़ किसी टाइम में x1 है, इस वॉल से, इस रेफरेंस से हम अगर देख रहे हैं, और इसमें इनफैक्ट सेंटर ऑफ मास आप कहीं पे भी मान लीजिए, मैं एज पे मानेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, चलो एज पे नहीं मानता क्योंकि कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास इस वेज का कहीं यहाँ पे है, जो डिस्टेंस a है एज से, और उस पर्टिकुलर टाइम पे इस स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो स्प्रिंग हमारा फर्दर यहाँ से जो दूरी है, स्प्रिंग की जो दूरी है वो कितनी है, वो है L प्लस डेल्टा ज़ीरो प्लस x। अगर मैंने अब यहाँ डेल्टा ज़ीरो लिखा है तो मुझे वहाँ इक्वेशन में देखना पड़ेगा कि डेल्टा ज़ीरो मैं लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा। जब फोर्सेस की इक्वेशन लिखेंगे वहाँ आप डेल्टा ज़ीरो और mg साइन थीटा ओमिट कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं ओमिट कर रहा हूँ, जब डिफरेंशिएट करूँगा वो अपने आप ओमिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ लिखना ही पड़ेगा, इसमें तो मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कैपिटल M इंटू a प्लस x1। इनफैक्ट मैं इसका यहाँ भी मान सकता था, बहुत इजी हो जाता है, बट एनीवे कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट करेंगे, वहाँ क्यों मान लिया, यहाँ मान लेते हैं जहाँ पे भी है। और इसका डिस्टेंस, इस रेफरेंस से इस मास का डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है, पहले तो मास लिख लीजिए, डिस्टेंस है x1, ये तो है ही, प्लस अब ये जो है ये डिस्टेंस, इसका आपको ये π/2 माइनस थीटा है, ये जो डिस्टेंस लेंगे आपको ये डिस्टेंस लेना है, विच इज़ डेल्टा L प्लस डेल्टा ज़ीरो प्लस x इंटू कॉस थीटा। L प्लस डेल्टा ज़ीरो प्लस x इंटू कॉस थीटा, ये आपका नीचे डिवाइड कर दीजिए m प्लस m से। आपका सेंटर ऑफ मास का ये लोकेशन आ गया किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जब ये मास अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x दूर है, या यहाँ से L प्लस डेल्टा ज़ीरो प्लस x दूर है, और मैंने इसको जो है कॉस थीटा लिया है इस वाले डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस जो है उसका कॉस थीटा टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट, इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लीजिए, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, देखिए ये सब अपने आप हट जाएंगे, तो m x1 डॉट प्लस m x1 डॉट प्लस x डॉट कॉस थीटा अपॉन m प्लस m, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अब आप एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लीजिए, m x1 डबल डॉट प्लस m x1 डबल डॉट प्लस x डबल डॉट कॉस थीटा अपॉन m प्लस m। इसको दूसरा एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे एनर्जी मेथड से कर सकते हैं, पर वहाँ पे कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा होगी ना, जब आप देखेंगे, जस्ट बता दे रहा हूँ, इसका वेलोसिटी u है वेज का, वेज के ऊपर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो vr है, जो वेज के अलॉन्ग है, क्यों, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। उसके बाद एक रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इस मास की, वो v इस डायरेक्शन में होगी, उसका फिर आप कॉम्पोनेंट लेंगे, ये मोमेंटम पहले कंजर्व करेंगे, फिर ये v का वैल्यू निकालेंगे आप वेक्टर मेथड से, v का वैल्यू निकालेंगे, फिर एनर्जी टोटल, जब तक इस v से एनर्जी मत निकाल देना, हमेशा इस v से एनर्जी निकालनी है। फिक्स्ड फ्रेम में जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो ये होगा, ये रिलेटिव है। तो एनर्जी मेथड से ये कैलकुलेशन जो है ना, यहाँ पे गलती होता है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। अगर रिज़ल्ट याद कर लें, HC वर्मा भी पे ऐसा प्रॉब्लम है, उसका अगर रिज़ल्ट याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, पर कितनी चीज़ें आप याद करेंगे। सो ये वाला ज़्यादा, इसमें ऐसी कैलकुलेशन नहीं है कि आप गलती करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, बाहर से मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, इनिशियली मैंने ऐसे करके जस्ट छोड़ दिया, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये ज़ीरो है। तो मेरा इक्वेशन आ गया x1 डबल डॉट m प्लस m इज़ इक्वल टू x डबल डॉट माइनस m कॉस थीटा।
तो मेरा एक ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए x1 इसका एक्सलरेशन है और x डबल डॉट एक्सलरेशन है स्मॉल मास का इसके ऊपर, वेज के ऊपर है, एब्सोल्यूट में फिक्स्ड फ्रेम में नहीं है, वेज के ऊपर है। अब मैं इसका ये मोशन का इक्वेशन लिखता हूँ। सो स्मॉल m x डबल डॉट इन दिस फ्रेम, इन द फ्रेम ऑफ वेज, वो वैल्यू कितना होगा? वो वैल्यू होगा आपका माइनस के एक्स, सीधा लिख रहा हूँ मैं, एम जी साइन थीटा और के डेल्टा ज़ीरो वाली चीज़ नहीं लिख रहा, दोनों हमेशा कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है आप बताइए। अब क्योंकि जब ये एक्सलरेशन, इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा हौच-पौच सा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, जो चीज़ें मुझे रिपीट ना करनी पड़े। अब आप देखिए, ये मास है, इसमें से ये भी सब हटा दूँ, गंदा लग रहा है। अब इस मास पे इसकी एक्सलरेशन अगर हमने ऐसे मानी हुई है, सॉरी ऐसे मानी है, ये ध्यान रखना है। एक्सलरेशन हमने इसकी जिस डायरेक्शन में आपने रेफरेंस से x1 मेजर किया है उसी डायरेक्शन में आपको एक्सलरेशन मानी है। वो अलग बात है कि एक्चुअली इधर मूव कर रहा होगा। इस साइन से देखिए ना, ये जो है दोनों का नेगेटिव है, सो ये इधर मूव कर रहा होगा। लेकिन बट एनीवे अपने आप आंसर में नेगेटिव आने दीजिए, पर आप अपनी तरफ से एक ही डायरेक्शन लेके चलिए। अब देखिए, जब क्योंकि ये एक्सलरेशन ऐसे है तो इस पर स्यूडो फोर्स ऐसे लगेगा और उसका वैल्यू होगा mx1 डबल डॉट, इसका एक्सलरेशन और इसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका कंपोनेंट यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये होगा mx1 डबल डॉट कॉस थीटा। तो इसके मोशन को एक तो स्प्रिंग का फोर्स अपोज कर रहा है प्लस स्यूडो फोर्स अपोज कर रहा है। अगर ऐसे मोशन है, एक्चुअली ये ऐड कर रहा है, ये इधर है क्योंकि x1 डबल डॉट का वैल्यू नेगेटिव है। एनीवे अभी तो ये एज इट इज़ जो भी वैल्यू है, अभी हम साइन उसका आप भूल जाइए। हमने x1 डबल डॉट का जो ये डायरेक्शन लिया है उस हिसाब से फोर्स इस पर ऐसे लगेगा। तो फोर्स इसको अपोज कर रहा है वो है माइनस m x1 डबल डॉट कॉस थीटा। वो अलग बात है, x1 डॉट की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो अपने आप इसको वो एड करेगा इसके मोशन को, बट उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो जैसे आपने डायरेक्शन माने हैं, साइन माने हैं, आप बस लिखते चले जाइए। अब आपका रिज़ल्ट जो है x1 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए या x का वैल्यू रख दीजिए, डिपेंड करता है, आप कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी के भी टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं। x1 का रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस m cos थीटा एंड x1 डबल डॉट इज़ इक्वल टू, यहाँ अब आ गया प्लस x डबल डॉट cos थीटा इंटू m अपॉन m प्लस m। ये हमारा रिज़ल्ट आया। अब x डॉट को आप इधर ले आइए, x डबल डॉट m कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू m अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हमारा ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए। m x डबल डॉट ये हो जाएगा m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा आपका, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बन रहा है, इसमें जो ओमेगा का वैल्यू है वो है k अपॉन दिस वैल्यू विच इज़ m टाइम्स m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा एंड m प्लस m गोज़ अप m प्लस m। ये तो हो गया आपका ओमेगा का वैल्यू। करेक्ट कर लेना अगर कहीं मैं कुछ भूल गया हूँ पैरामीटर। वैसे तो यूनिट्स मैच कर रही हैं, k अपन m होता है, ये m यूनिट्स यहाँ कैंसिल हो रही हैं, तो ठीक ही लग रहा है। ओमेगा का वैल्यू आ गया। अब इसका आप किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आप इक्वेशन लिख लीजिए। मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी एट t इज इक्वल टू 0, x इज 0, so this is 0, this is 0
एंड दिस इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ 1, सो b इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x इज़ इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब हमारा वेलोसिटी निकाल लीजिए, x डॉट इज़ इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। नाउ व्हेन t is equal to 0, at time t is equal to 0, what is the value of velocity? इसमें जो है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे b0 नहीं लिखना है क्योंकि t is equal to 0 पे हमने वेलोसिटी नहीं दी थी। ये इक्वेशन b0 तब लेते जब हम वेलोसिटी देते और इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं देते। t0 पे हमने a दिया था, वो डायग्राम से रब हो गया इसलिए मेरे माइंड से मिस हो गया। तो ये b का वैल्यू था a, तो a हो गया x इज़ इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस a ओमेगा टी। ये स्मॉल a है जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, उसको कुछ और भी आप मान सकते हैं, इस a से कंफ्यूज मत कीजिए। अब वेलोसिटी निकाल लीजिए, एट t इज़ इक्वल टू 0 वेलोसिटी वाज 0। हमने इसको ऐसे रख के छोड़ा था, टाइम t पे वो मोशन स्टार्ट हुआ था, वेलोसिटी 0 था, उससे आपका a 0 आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन आया x इज़ इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ध्यान रखिए जब भी हम डिस्प्लेस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ cos आता है, और मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट करते हैं और वेलोसिटी वहाँ पे देते हैं, कोई उसको इम्पल्स देते हैं, तो साइन ओमेगा टी के टर्म्स में आता है, जो सिंपल केसेस हैं। तो हमारा एक इक्वेशन आ गया। ये हमारा a जो है एक्सलरेशन नहीं है, ये है इनिशियल एक्सटेंशन। इसको मैं कुछ और अगर दे दूँ, इसको लेमडा दे दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनिशियल एक्सटेंशन हमारा लेमडा था क्योंकि ए से कन्फ्यूज़न होता है, ये लेमडा था। अब ये बोर्ड भर गया है, बोर्ड का बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा बोर्ड है। एनीवे, अब ये एक तो हमारा ये इक्वेशन निकल गया। इसमें अगर इक्वेशन पूछें, ओमेगा पूछें, और इसमें क्या पूछेंगे, इसमें पूछेंगे एक्सलरेशन ऑफ द वेज। नाउ इसका एक्सलरेशन आप निकाल लीजिए, एक्स डबल डॉट निकाल लीजिए। एक्स डबल डॉट इज़ इक्वल टू, पहले x डॉट निकाल लीजिए, x डॉट इज इक्वल टू लेमडा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, एंड x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। हमारा x डबल डॉट का वैल्यू आ गया, x डॉट का वैल्यू आ जाएगा, x1 डॉट डबल डॉट का वैल्यू आ जाएगा m cos थीटा अपॉन m प्लस m इंटू माइनस एक्स डबल डॉट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा लेमडा ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। अगर हमसे पूछें मैक्स, अब आप देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैं तो बोल रहा था वो इधर मूव करेगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव आ गया तो उधर ही मूव कर रहा है, एक्सलरेशन उधर ही हो रहा है। एक तो मूवमेंट और एक्सलरेशन में हमें डिफरेंस समझना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मूवमेंट हमारा जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन हो। एक्सलरेशन मोशन के डायरेक्शन, वेलोसिटी मोशन के डायरेक्शन में ही होगी जो आपकी रेक्टिलिनियर वेलोसिटी है, लेकिन एक्सलरेशन आपकी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट भी हो सकता है। तो एक्सलरेशन मेरा इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मेरा एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो यहाँ पे सूडो फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा होगा। एनीवे वो साइन ऑलरेडी, दैट साइन विल ऑलरेडी टेक केयर। सो किसी भी टाइम t पे अगर इसका एक्सलरेशन पूछेंगे तो इसका एक्सलरेशन ये है, और अगर आप पूछें इसका मैक्सिमम एक्सलरेशन कितना होगा, इसका मैक्सिमम एक्सलरेशन कितना होगा इस वेज का, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है जब cos ओमेगा t 1 है, तो एक्सलरेशन ऑफ वेज इज़ मैक्सिमम, the value of acceleration of wedge maximum value is m cos theta upon m plus m into lambda omega square into हमारा कुछ नहीं छूटा है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ से लिखना है। ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे तो उससे आपका इसका एक्सलरेशन आ जाएगा।
इसका एक्सेलरेशन पूछें तो डायरेक्टली आपने निकाल ही लिया है, क्योंकि एक्स के टर्म्स में। अब इसका किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, इसका किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, इसका किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछ सकते हैं। तो ये इक्वेशन लिखने का फ़ायदा ये है कि ऐसे आप किसी भी टाइम पे जो उसका मोशन है उसको एग्ज़ामिन कर सकते हो।